तो एसआईआर लागू हुआ बिहार में, लेकिन इसको लेकर सबसे सख्त प्रतिक्रिया झारखंड में देखने को मिली। दरअसल 31 जुलाई को इंडिया गठबंधन की बैठक में हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया था कि झारखंड में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। समूचे देश में झारखंड पहली असेंबली बन गई है जहां पर एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और पारित भी हुआ है। एसआईआर पर पक्ष और विपक्ष के संग्राम पर आज टू द पॉइंट में हम चर्चा करेंगे। देखिए, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। चुनाव आयोग के किसी आदेश के खिलाफ संभवतः ये पहली बार है कि किसी राज्य की विधानसभा में एक विरोध प्रस्ताव पारित किया गया है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। सत्र के तीसरे दिन एसआईआर को लेकर एक विरोध प्रस्ताव सदन में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत के बाद ये प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने हेतु चुनाव के दौरान निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन नियमावली का विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं की पहचान के लिए ऐसे शर्त रखे जा रहे हैं जिससे एक बड़ी संख्या में विशेषकर गरीब, शोषित, वंचित, अशिक्षित वर्ग के लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। ऐसा सत्ता के केंद्र में रहने वाले दल को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्तमान में अपनाई गई पद्धति से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होगी। श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा भारत के चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्तमान में अपनाए गए पद्धति का विरोध करती है। बीते 31 जुलाई को गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए एसआईआर जैसे फैसलों के खिलाफ है और झारखंड में भी इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। वहीं सदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसका पुरजोर विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री आपत्ति तो बताए, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया नहीं। इससे तो बिल्कुल साफ होता है कि किनको ये मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहता है। गहन पुनरीक्षण जब चुनाव आयोग करती है तो हम सब यहाँ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हम सबको पता है। जब भी इस प्रकार की काम होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बैठकें करती है और फिर चुनाव आयोग की ओर से हर पॉलिटिकल पार्टी को एक पूरा सूची भी वो उपलब्ध कराती है और पॉलिटिकल पार्टी भी अपने कार्यकर्ता तय करते हैं बूथ स्तर तक, ताकि जा करके वहां लोग देखें कोई गलत नाम तो नहीं चढ़ा है। अगर गलत नाम चढ़ा है तो उसको हटाया जाएगा और जिनका नाम छूटा है तो उनका नाम चढ़ाया जाएगा। फिर ये समझ नहीं आता है कि कांग्रेस पार्टी आखिर विरोध क्या कर रही है, करना क्या चाहती है। भाई, इस देश में अगर गहन पुनरीक्षण होता है, पहले भी होते रहा है, तो क्यों नहीं होगा? उससे क्या परेशानी है? और झारखंड जैसे राज्य में तो इसकी नितांत आवश्यक है। पहले भी मैंने एक दफा कहा है, इस राज्य में जिस प्रकार से डेमोग्राफी जो बदल रही है, खास करके संथाल परगना का आप क्षेत्र देखे और पूरा झारखंड में ही, और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार की प्रस्ताव लाना, यानी हम इस प्रदेश के अंदर में उन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो यहाँ लोग घुसपैठ किया है उनको मतदाता बनाने की यह साजिश है और इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं चल देगी। ऐसे ये कैसे हो सकता है? इसीलिए हम कहेंगे अध्यक्ष महोदय कि अब इस प्रकार की अब इनकी बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस राज्य के साथ और इस देश के साथ इस प्रकार की कोई कदम उठावे। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बनारस में चुनाव के वक्त क्यों नहीं। महोदय, मैं बहुत कुछ अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बिहार चुनाव के पहले गहन पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बनारस में जब चुनाव था लोकसभा का, उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी थी अध्यक्ष महोदय? और जहां तक मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय
माननीय विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि न्यायपालिका पर भी आपको भरोसा नहीं है। जो सुझाव आप हमसे मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, सर्वोच्च न्यायालय ने वो सुझाव आपको दे रखा है, उस सुझाव को तो अमल कर लीजिए। 2024 में विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 39 लाख बोगस वोट इन्होंने बढ़ा दिया और उस बोगस वोटिंग से इन्होंने जीती हुआ महाराष्ट्र के चुनाव को। अध्यक्ष महोदय, कहीं इन्हें चुनाव बोगस चाहिए तो वहां एसआईआर नहीं, कहीं चुनाव हमारे पक्ष में जाता है तो हमारे वोटरों को क्यों नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? केवल 62 लाख आदिवासी। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां पर चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है। बिहार चुनाव के पहले गठबंधन लगातार वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर रहा है। झारखंड का प्रस्ताव चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के लामबंद होने का सबसे बड़ा सबूत है। इशारा यह भी है कि सीएससी के खिलाफ विपक्ष अब महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। निलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, रांची। देखिए, सदन पहला बन गया है झारखंड विधानसभा पूरे देश भर में, जो पहली बार चुनाव आयोग के किसी आदेश का, किसी फैसले का विरोध किया गया है। और विरोध नहीं बल्कि प्रस्ताव पेश किया गया। अब इस प्रस्ताव के जरिए सियासी मायने क्या है, क्यों झारखंड सरकार को दिक्कत है झारखंड जैसे प्रदेश में एसआईआर को लेकर, क्योंकि बिहार में बहुत सही तरीके से, सुचारू तरीके से पूरा किया गया है, लेकिन विपक्ष विरोध वहाँ भी कर रही है और यहाँ पे भी किया जा रहा है। समझ लेते हैं, 3 खास मेहमान हैं इस 14 पॉइंट में चर्चा करने के लिए। परिचय करवा देते हैं। राजेश सन्नी जी हैं कांग्रेस से, आफ्ताब जमील साहब हैं जेडीयू से, और इसके अलावा मृत्युंजय शर्मा जी हैं बीजेपी से। तीनों का स्वागत। और सबसे पहले राजेश सन्नी जी, आप ही के पास जाएंगे। क्या ज़रूरत पड़ गई? और दूसरी बात, ज़रूरत तो पड़ी, आप प्रदेश में और देश में विरोध तो कर ही रहे हैं, विधानसभा से प्रस्ताव पास कर दिए, बताइए चुनाव आयोग के फैसले का। देखिए दीपक, निश्चित तौर पे जिस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का लगातार देखने को मिल रहा है, पूरी भारत देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 29 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया। मध्य प्रदेश में उसी प्रकार हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने इशारे पे नचाने का काम को कर रही है। जिस प्रकार इन्होंने, आपने देखा, 65 लाख मतदाताओं का नाम बिहार में काटा है। जो लोग जीवित है उनको मृत्यु घोषित कर दिया, जो लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गए उनका नाम काट दिया। तो निश्चित तौर पे ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सीधे तौर पे ये बैकडोर से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एक पार्टी को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है चुनाव आयोग। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे चल रही है। तो ठीक हुआ, ये बहुत ही बढ़िया निर्णय हुआ झारखंड विधानसभा में। पूरे भारत देश में पहली बार यह निर्णय आया है। हम स्वागत करते हैं इस निर्णय का। जो जनता का अधिकार है, जनता का सबसे बड़ा अधिकार क्या है? मतदान। एक मतदान, एक जनता। मैं भी मानता हूं कि एक आदमी को एक ही मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं मानेंगे, पासपोर्ट नहीं मानेंगे, क्या मानिएगा फिर आप? राजेश जी, हम आपकी तमाम बातों से सहमत हैं। करीब 19-20 दिन हो गए, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? कोई भी प्रमाण चुनाव आयोग के सामने आपत्ति के तौर पर क्यों नहीं पेश किया गया? दीपक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पे आपके चैनल के जनता को, निश्चित तौर पे आपत्ति दर्ज कराई गई है। कोई आपत्ति अभी तक नहीं है। कल हाईकोर्ट ने दीपक जी, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि संज्ञान लिया। आपको मैं याद करा दूं, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया इस मामले पे। जिस प्रकार 65 लाख मतदाताओं का इन्होंने नाम काटा, ठीक है, वोट चोरी का सीधे तौर पे आप देख रहे हैं। किसी पार्टी की आप बात कर रहे, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और विपक्ष के जितने भी दल हैं, सभी लोग लगातार आप देख रहे हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। लाखों की संख्या में लोग वहां पे जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनको इन लोगों ने डिच करने का काम किया, जिनका इन्होंने मतदाता सूची से नाम काटने का कार्य किया, आपको याद दिला दूं मैं, राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे मतदाताओं से मिलने का कार्य किया जिन मतदाताओं को मृत्यु घोषित कर दिया गया, और उनसे राहुल गांधी जी मिल करके चाय पिए और उन्होंने ये बताने का कोशिश किया
कि किस प्रकार चुनाव आयोग एक पार्टी के दिशा निर्देश पे कार्य कर रही है। देखिए, ये होने नहीं देंगे हम लोग विपक्ष में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार इन्होंने डीच करके महाराष्ट्र में सरकार बनाया, हरियाणा में सरकार बनाया, और आपने लोकसभा वाइज भी आंकड़े देखे होंगे कि लोकसभा वाइज भी किस प्रकार इन लोगों ने वोट चोरी करने का कार्य किया। ये वोट चोरी की हुई सरकार है, केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, और निश्चित तौर पर जो SIR पे झारखंड विधानसभा में चर्चाएं चली और आज जो सामने रास्ता आया, आप SIR के झारखंड में आप चर्चा करें, मैं बाबूलाल जी का बयान सुन रहा था, वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी की चर्चा कर रहे थे। मैं तो दीपक जी खुले मंच पे ये बताना चाहता हूं और बोलना चाहता हूं, पूछता हूं मैं बाबूलाल जी से कि अब मैं मान लिया उनकी बातों को, अगर 1% झारखंड में रोहिंग्या या बांग्लादेशी लोग आए तो इसका दोषी कौन है? क्या झारखंड की बॉर्डर सटती है बांग्लादेश से? ठीक है सर, नहीं सटती है। चले ठीक तो है, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। चले ठीक है, मृत्युंजय जी से भी ले लेते हैं, अमित शाह जी इस्तीफा दे। प्रस्ताव पेश किया गया, संवैधानिक माना जाए क्या? अगर केंद्र सरकार कुछ करती है तो समझ आता है कि चलो भाई सदन से पेश कर दिया प्रस्ताव, खिलाफ कर दिया, विरोध कर दिया। चुनाव आयोग के फैसले से वही चुनाव आयोग चुनाव करवाएगी, उन्हीं के बदौलत जीत कर आप सदन में आएंगे। दीपक जी, कोई मतलब नहीं इस तरह के प्रस्तावों का। इसका मतलब तो फिर ये है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और उसके जो भी प्रोसेस है, कल को आप मन करेगा सो के उठेंगे और बोलेंगे कि इसको हम रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट हो गया। ऐसा होता नहीं है। मतलब आज चुनाव आयोग का कर रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट का कर देंगे, परसों CAG का कर देंगे, तो कोई मजाक नहीं है। इनके कांग्रेस की आदत है, उनको लगता था कि भारत की जो सत्ता है उनकी जागीर है, जो अब रही नहीं। इन्हीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 100 में से 90 चुनाव हारे। तो अब इनके पास कहीं कोई नैरेटिव नहीं बचता है। आप देख लीजिए, पहले इन्होंने नैरेटिव बनाया ईवीएम का। पिछले 20 वर्षों से आपने देखा ईवीएम। इनके साथियों ने उस पर इनका साथ देने से इनकार कर दिया। उसी उमर अब्दुल्ला ने इनकार कर दिया, उसी अभिषेक बैनर्जी ने इनकार कर दिया। इनके साथियों ने खुद कहा कि इस प्रकार की बकवास बातें मत करो। तो उसके बाद इन्होंने ये नया शिगुफा छोड़ा वोट चोरी का। बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकाले, और कितना दर्द सबका जो प्रताड़ित हुए उनका देखने को मिला। पहले दिन जिस दिन वोटर अधिकार यात्रा निकली और बहुत टेलीवाइज्ड रूप में, वहां पे प्रायोजित रूप में ये दिखाया गया कि एक महिला उठती है, रंजू देवी, कहती है कि हमारा वोट काट दिया गया, हमारे परिवार के 6 लोगों का वोट काट दिया गया। उसी शाम में इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि इनका वोट और इनके परिवार के 6 लोगों का वोट उसी में इंटैक्ट है, और रंजू देवी फिर कहती है कि हमसे झूठ बोलने के लिए कहा गया था पहले दिन। दूसरे दिन फिर निकलते हैं, एक व्यक्ति इनका सुबोध कुमार गाड़ी पर चढ़ के कहता है भैया हमारा वोट काट दिया गया है। फिर इलेक्शन कमीशन दिखाता है कि ये जो सुबोध कुमार है ये बूथ लेवल एजेंट है, इसका कभी नाम ही नहीं था, और इसने जब वहां पे डिलीटेड लोगों की लिस्ट बूथ पर चिपकाई जा रही थी, इसने उस पर हस्ताक्षर किए हैं BLA के तौर पर, वहां खड़ा होकर फोटो खिंचाया है, और वहां भी BLO ने इससे कहा कम से कम अब तो फॉर्म 6 भर दीजिए, और इसने इनकार कर दिया। तो सोचिए कितना बड़ा प्रायोजित। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद से अभी वो जो प्रायोजित दिखावा होता है बंद कर दिया, क्योंकि हर दिन इनका मजाक उड़ रहा था। इसके पहले आइए, उसी CSDS का डेटा जो संजय कुमार ने प्रस्तुत किया, बाद में उन्होंने माफी मांगी। अभी देखिए कितना हास्यास्पद और कितना दुखद है कि हमारे विधानसभा में प्रदीप यादव खड़े होकर कोट कर रहे हैं उस डेटा को, इतनी बेसिक जानकारी नहीं है। मतलब शर्म आती है कि ऐसे विधायक हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में देखिए कितना वोट बढ़ा दिया गया था। इतनी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि उसी संजय कुमार ने माफी मांगी है देश के सामने आके, और उसी को फिर कांग्रेस और पवन खेड़ा ने कोट कर करके कितना नैरेटिव चला। कम से कम ये तो समझ के आना चाहिए कि उसी चुनाव आयोग के चुनाव जीत कर आए हैं। आ रही है। और सबसे पहले, उसके पहले ही दीपक जी, सबसे जो पहला और बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बैंगलोर के महादेवपुरा सीट की, उसमें जितने भी सिलेक्टिव केसेस, मैं तो फिर से कहता हूं, कभी भी इनसे टेक्निकली बात करने की कोशिश कीजिएगा, पॉइंट पूछेगा तो कभी नहीं बोल पाएंगे। लोकतंत्र की हत्या, लोगों का दर्द, ये फलाना वंचित, यही सब इनके फ्रेजेस होंगे। महादेवपुरा वाले केस में देखिए, आदित्य श्रीवास्तव, इन्होंने कहा 4 वोटर आईडी है, उसने आके कहा 1 वोटर आईडी है, एपिक नंबर डाल के दिखा दिया। गुरकीरत सिंह डैंग ने आके दिखा दिया कि 2 बार वोट डालने का जो उनको कहा गया वो गलत है। शकुन रानी है एक व्यक्ति, 76 वर्षीय महिला, उन्होंने बाहर आके दिखा दिया। मिंता देवी का नाम लिया इन्होंने, जिसका इन्होंने टी-शर्ट पे फोटो लगा के प्रोटेस्ट किया, वो सामने उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं हमारे फोटो प्रोटेस्ट करने वाले। महादेवपुरा के अंदर एक घर में इन्होंने कहा 80 वोटर्स कैसे हैं, वहां के व्यक्ति ने बाहर आके कहा कि यहाँ पे हमारे यहाँ मजदूर आके रहते हैं, फिर वो मूव करते रहते, और मैं तो एक्चुअली कांग्रेस का व्यक्ति हूं। और जब वहीं के मंत्री, कर्नाटका के इनके मंत्री
राजन्ना विरोध करते और कहते हैं कि यार ये वोटर लिस्ट तो हमारी ही सरकार में बनी ना, तो इसके लिए दोषी तो हमारी पूरी सरकारी तंत्र हुई। तो उनको क्या किया जाता है, उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाता है। एक भी अभी पिछले जितने दिनों से दीपक जी मैं कह रहा हूं, ठीक है, अभी आप विधानसभा का भी देखिए ना, बाबूलाल जी साफ साफ कह रहे हैं कि ये प्रोसेस का आप कैसे विरोध कर सकते हैं। कल को कहिएगा कि मैं ये जो एफआईआर वाला प्रोसेस और इन्वेस्टिगेशन में इसका विरोध करता हूं। अरे आप बताइए तो टेक्निकली एक पॉइंट कि उस प्रोसेस में आपको क्या दिक्कत है। आपने कहा कि आधार कार्ड का है, आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने फिर सजेस्ट किया, फिर इसी ने इंक्लूड किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिश कर दीजिए लिस्ट, जिनका नाम डिलीट किया गया, इसी ने पब्लिश कर दिया। तो प्रोसेस में टेक्निकली बता सकते हैं कि ये करने से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता जमील साहब, लेकिन इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है दीपक जी। उनको पता है चुनाव हारने जा रहे हैं, तो पहले से ये शिगुफा छोड़ दिया। चलिए ठीक है, जमील साहब आप सहमत हैं जो प्रस्ताव पेश किया गया और झारखंड पहला विधानसभा बन गया देश भर में? नहीं, झारखंड देखिए, मतलब ये पूरे देश भर में हास्यास्पद कहा जाएगा या फिर समर्थन के तौर पर? देखिए दीपक भाई, आप भी जान रहे हैं, आप भी बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, और ये हास्यास्पद की बात तो है ही है। पूरे देश में भद पिटा जाएगा इन लोगों का, इसलिए कि आप एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ में प्रस्ताव ला रहे हैं। आप प्रस्ताव किस चीज़ के लिए ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। भाई जो एसआईआर हो रहा है वो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि देश के संसाधन के ऊपर में जो लोग भी अपना कुंडली लगा करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को देश के बाहर किया जाए। जो लोग देश के है ही नहीं हैं नागरिक, उनको आपने नागरिकता प्रदान करने का काम किया, और उसको अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका निकाला जा रहा है कि मान लीजिए कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा फेयर है, लेकिन थोड़ा भी अगर अनफेयर है तो उसको तो ठीक करना होगा ना। अगर उसको ठीक करने की बात चल रही है और उसमें आप इस तरह से विरोध कीजिएगा, तो विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं आप, किन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं आप? झारखंड की जनता इस बात को अच्छी तरह से जान रही है, और झारखंड की जनता इस बात को देखना चाह रही है कि कौन से इस पे कैसे करके आप उसको ठीक करना चाहिएगा, कि आप उसका विरोध करके आप जो है आप इसको नहीं पूरा कर सकते हैं। आज देश की जनता के सामने में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि अरे भाई, पूरे बिहार में आपने देखा कि माननीय नीतीश कुमार की सरकार है, और जिस तरह की बात की सामने में आई कि जो लोग बाहर चले गए हैं, जो लोग मर गए हैं, जो लोगों ने देश छोड़ करके चले गए, या जो लोग अपने राज्य को छोड़ करके चले गए हमेशा के लिए, उन लोगों को उसमें से हटाया जा रहा है, और जो लोग हैं उनको जोड़ने का भी काम किया जा रहा है। जिन लोगों का अधिकार है उनके अधिकार क्षेत्र से उनको वंचित नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये जो एक नाटक इन लोगों ने, एक जैसे कि अभी भाई हमारे बता रहे थे, नैरेटिव इन लोगों ने क्रिएट कर रखा है, और हम सिर्फ माने राइट इज माइट और माइट इज राइट, इसी तरह से ये चल रहा है। राहुल गांधी को तो ये भी नहीं मालूम है कि देश में संविधान कैसे चलता है, देश का संविधान क्या है। अगर माननीय राहुल गांधी जी को ये बात मालूम रहता तो ये इस तरह से करते ही नहीं। आज तो चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र जो है संस्था है, उसके ऊपर में किसी का कोई दारोमदार नहीं है, वो किसी के ऊपर में दबाव में नहीं है, वो अपना काम उसको करना है, उसको वोट का काम कराना है, और देश में नागरिकता की भी बात नहीं है। वो तो सिर्फ वोट कराने का काम कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट कैसे तैयार हो, फ्रेश वोटर कैसे आए, और जो लोग नए वोटर अभी बने हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास किया जाए। लेकिन इन लोगों को पता नहीं किस बात की आपत्ति है, ये क्या चाहते हैं। आज प्रदीप यादव ने दिखा दिया कि यहाँ पर किस तरह से माने झारखंड में तो इतिहास बनता है। झारखंड ही एक ऐसा जगह है जहां पर एक्सपेरिमेंट की जाती है, एक्सपेरिमेंटल वे में सारे काम किए जाते हैं, और ये झारखंड में आज भी इसका जो विरोध हुआ है ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है और कुछ नहीं है। एक्सपेरिमेंट के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के लोगों से झारखंड की जनता सावधान है, और झारखंड की जनता को ये बात मालूम है कि ये लोग केवल नाटक कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलिए ठीक है सन्नी जी, आप तो अलग अलग कई राज्यों में गए हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, लेकिन पहला झारखंड राज्य है जहाँ पर संवैधानिक संस्था के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। आज तक आज़ादी के बाद किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ।
क्या एक नैरेटिव सेट करने की विपक्ष कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए, जो सदन में आज प्रस्ताव लाए हैं, खुद राधाकृष्ण किशोर जी हों, प्रदीप यादव हों, तमाम जो नेता थे, ये उसी चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव जीत कर आए हैं। अगर आप दूसरे जगह मान रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, गड़बड़ है, वोट बढ़ोतरी हो गई, वोट जो है चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम करता है, तो क्या गारंटी है कि झारखंड में नहीं हुआ होगा? यानी आपकी सरकार भी सही तरीके से चुनकर नहीं आई। देखिए दीपक, चर्चा चल रही है यहाँ पे बिहार की, महाराष्ट्र की, हरियाणा की, हमारी झारखंड की सरकार की बात रही। निश्चित तौर पे जिस प्रकार ये लोग एक्सपोज हुए, ये लोग कुछ ना कुछ करने का जरूर प्रयास किए होंगे। अच्छा, 110% ये लोग अच्छा, प्रयास ठीक है। किए। आप लोग देखिए एक दीपक, चीज बता दीजिए दीपक मेरी बात कैसे सुनिए वोट पहले, मेरी ऊपर बात नीचे सुनिए हुआ पहले। है? जिस प्रकार संवैधानिक संस्था आपने कहा चुनाव आयोग, निश्चित तौर पे अब तक का भारत देश का जितने भी चुनाव होते आए, चुनाव आयोग के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे। और चुनाव आयोग ही तय करती है कैसे चुनाव कराना नहीं कराना। बिल्कुल। लेकिन जब एक ही पार्टी के लोगों का आप देखेंगे, जब 65 लाख वोटर्स जो हटे, वो वोटर्स कौन है? अति पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, आदिवासी, अच्छा। ऐसे लोगों का वोट का नाम काटा गया वोटर लिस्ट से, मतदाता लिस्ट से। तो ये सीधे तौर पे एक्सपोज हो चुके हैं। ये कैसे आपको किसके हैं? आंकड़ा कैसे वो मिला वोट कि ये किसको सिर्फ देते दलित, हैं? पिछड़े, SC, देखिए OBC, निश्चित मांझी तौर पे समुदाय के लगातार लोग राहुल जी और लगातार आप देख रहे वोटर अधिकार यात्रा में राजेश ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। राजेश जी, कैसे आप 39 लोगों को लाख पता वोट, चला कि सिर्फ दलित, 39 पिछड़े समुदाय लोगों 39 का नाम लाख कटा लोग है? दीपक जी आप जानते हैं महाराष्ट्र में इन लोगों ने काटा। जिस प्रकार का सर्वे आ रहा था सभी चैनलों का, हरियाणा में सरकार इन लोगों की रिपीट नहीं होनी थी। कोई चैनल इनको नहीं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मिरक्कल होता है भाई। अब संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा कर रहे थे, मैं एक मिनट लूंगा दीपक। संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा हो रही थी। जिस प्रकार आप देख रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, एक भी ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर हुआ 11 वर्षों में अगर हुआ होगा दीपक, तो आप मुझे दिखा दे चैनल के माध्यम से। तो ये सीधे तौर पे केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी छोड़ते हैं, सीबीआई भेजते हैं। अब चुनाव आयोग को भी ये लोग ले लिए हैं हाथ पे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है। आप देखिएगा बिहार का चुनाव का जब रिजल्ट आएगा, पूरा कमर और कंधे से कंधा मिला करके लोग कस करके चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है, आरजेडी भी साथ में है, तेजस्वी जी भी है, मुकेश सहनी भी है। जो 65 लाख लोगों का मतदाताओं का इन्होंने नाम काटा है, उसमें आधे से ज्यादा लोग दीपक जीवित है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो दूसरे राज्य में कार्य करने गए हैं, उन लोगों का इन लोगों ने नाम काटने का कार्य किया। ठीक है, आपको पता है SC ST हैं, दलित हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जीवित हैं, कार्यकर्ता हैं, क्यों आप सड़कों पे उतरे हैं? मदद करिए ना, BLO साहब के साथ मदद कीजिए, BDO साहब के साथ मदद कीजिए। जो लोग मृत नहीं हैं, जीवित हैं, उनका नाम जुड़वा दीजिए। चुनाव आयोग तो आपसे अपील भी किया है। आपको ऐसा लगता है दीपक जी, आपको ऐसा लगता है कि BLO या चुनाव आयोग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, पहले के समय में आपको मैं याद करा दूं, घर घर जाकर के नाम लेकर के वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाया जाता? अभी भी हुआ है सर। आज नहीं होता है दीपक जी। सर मैं खुद बिहार का आज नहीं होता है। मेरे घर पे BLO आया आज नहीं होता है जो पहले के समय में होता था। मेरे घर पे BLO आया है, आज मुझे पता BLO है। और चुनाव आयोग के लोग हाँ, जिस प्रकार का इनका रवैया है, साफ तौर पे ये दर्शा दिया है कि 65 लाख लोगों का मतदाता मतलब 70 सीटों पे सीधे तौर पे इनका इफेक्ट होगा। और झारखंड की चर्चा कर रहे हैं हम, झारखंड में ये लोग SIR पे चर्चा करें, बाबूलाल जी का बयान में सुना, रोहिंग्या पे बात कर रहे, बांग्लादेशी घुसपैठी पे बात कर रहे। इनको याद नहीं है इनके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी आकर के पूरे चुनाव में यही मुद्दे पे चुनाव लड़ने का कार्य किया। जनता ने इनको सीधे तौर पे नकारने का कार्य किया। अब मैंने तो सीधे तौर पे मंच पे यहां आपके चैनल में बोल रहा हूं खुल करके, 1% भी अगर है, चलो माना बाबूलाल जी का बात, तो इसका दोषी कौन? अमित शाह। इस्तीफा मांगे अमित शाह से। बॉर्डर सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? अमित शाह की। क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी है? झारखंड से कौन सा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का? आप बताएं कौन से मैप में कहां पे लगता है? चलिए ठीक है, मृत्युंजय जी आप बता दीजिए कहां कौन सा बॉर्डर लगता है। बाबूलाल मरांडी जी सवाल बिल्कुल बताऊंगा। अरे दीपक जी, फैक्ट्स पे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। मनमोहन सिंह जी का बयान है लोकसभा के पटल, राज्यसभा के पटल पर, सुन लीजिएगा।
2005 तक देश में उन्होंने कहा था करीब 1.5 लाख घुसपैठिया एग्जिस्ट करते हैं। घुसपैठ कोई एक दिन नहीं होती है, जब से भारत का बंटवारा हुआ तब से घुसपैठ लगातार एक कांस्टेंट प्रोसेस है। अब आते हैं पिछले 10 वर्षों में भी घुसपैठ हुई होगी, अब उसमें भी टेक्निकलिटी पे आते हैं। 2019 में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सदन में कहा गया। सुन लीजिए अब बोलते हैं घुसपैठ पर हमने क्या किया। हमने घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए सीए और एनआरसी लेके आए। एनआरसी क्या था? एनआरसी यही था कि जो देश के सिटीजन है उसका एक रजिस्टर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ लीजिए, द ओनर्स ऑफ द सिटीजनशिप लाइज ऑन द सिटीजंस, कि कभी भी देश के अगर किसी नागरिक को उनकी नागरिकता प्रूफ करने के लिए कहा जाए तो उनको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। हमने एनआरसी लाया कि एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस बनाएंगे। कौन आई सबसे पहले विरोध में? यही कांग्रेस और यही विपक्षी दल। उसके बाद भी इनका मन नहीं मानता है। अब ये कहते हैं कि झारखंड का कौन सा अंग बॉर्डर से लगा हुआ है। आप ही के सहयोगी बंगाल में, जो बंगाल में आपकी सरकार है ममता दीदी, अब आपको इतना टेक्निकली शायद ना पता हो, बंगाल की सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 11 बार चिट्ठी लिखी गई। 400 किलोमीटर जमीन है जो बंगाल और बांग्लादेश के बीच लगती है, जहां पे जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण बॉर्डर फेंसिंग नहीं हो पा रही है। बाकी पूरा हमारा बॉर्डर फेंस्ड है। अब उस 400 किलोमीटर में 11 बार लेटर लिखा गया, और 9 बार जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग की। लेकिन और उसमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, पढ़िए जाके उसको कभी। उसमें कहा गया है कि साफ साफ जमीन अधिग्रहण तो छोड़ दीजिए, जब भी वहां पे बाड़ लगाने की और फेंसिंग की बात होती है वहां टीएमसी के गुंडे आ जाते हैं और वहां बाड़ नहीं लगाने देते हैं। ये कर रही हैं आज ममता दीदी, क्योंकि उन्हें उसी घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतने होते हैं, और उसी घुसपैठिए में से लोग फिर आते हैं और दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो जब दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं ना, तो पहले अपना इतिहास देखिए और समझिए कि सबसे ज्यादा आज तक संरक्षण दिया है। अभी उस लेडी का जजमेंट, उस लेडी का एक कमेंट आया ना, जिसको आपने अपने 2004 के एनएससी में रखा हुआ था। वो कहती क्या दिक्कत है, बांग्लादेश के गरीब मुस्लिम है, रोहिंग्या गरीब मुस्लिम है, आने चाहिए हमारे देश में। इन्हीं लोगों ने दीपक जी 60 वर्षों तक इस देश में घुसपैठियों घुसाया, बसाया, और जब हम लोगों ने उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की उसका विरोध किया। और इन्हीं के सहयोगी ममता दी को कंडेम करें, कहे कि वो 400 किलोमीटर जमीन वहां पे दें, हम फेंसिंग करने को तैयार है, जमीन तक ये लोग देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको मजा आता है। अभी कहते हैं 60 लाख वोटरों का नाम काटा गया। अब क्या चाहते हैं? जो मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे, जो चले गए हैं परमानेंटली उनका नाम वोटर लिस्ट में रहे। आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? 1.5 लाख जो बीएलए हैं फॉर्म 6 नहीं भर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले कहा ना कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप यहां पे ड्रामा कर रहे हैं और वहां पे आपने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं की। इतना बड़ा अधिकार यात्रा कर दे रहे हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी जाके एक आपत्ति दर्ज नहीं कर रहा। 1.5 लाख की इनकी फौज है, और जितने भी, मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, ये कह रहे मृत लोगों से के साथ चाय पिया। अभी दीपक जी देख रहे हैं ना सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जितने लोगों का सिलेक्टिव केस उठाया राहुल गांधी जी ने, 10 के 10 में उनको शर्म आई। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जब यही इलेक्शन कमीशन बोलता है कि एफिडेविट दे दीजिए, नहीं एफिडेविट नहीं देंगे हम। क्यों? क्योंकि उनको पता है एफिडेविट देंगे तो जेल जाएंगे या माफी मांगेंगे, यही दोनों में से एक चीज करेंगे। अभी तक 5-7 बार तो माफी मांग चुके हैं। अब उनको समझ में आ गया कि जेल जाने या माफी मांगने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो इसलिए वो व्यक्ति वहां पे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, आपके बीएलएस फॉर्म भरवाने को तैयार नहीं है, लेकिन आपको एक ड्रामा करना। और दूसरा, इन्हीं के भाई, इन्हीं के सहयोगी तेजस्वी यादव तो एक कदम और आगे बढ़ गए, चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी हुई है और अगर आपको इस संवैधानिक प्रोसेस में विश्वास नहीं है, तो सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए ना। सारे विपक्ष के सांसद विधायक इस्तीफा दे दीजिए, कहें कि हमें इस संवैधानिक प्रोसेस में मेरा है नहीं विश्वास, हमें नहीं पता इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हुए हैं कि नहीं, सब इस्तीफा दे दीजिए। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम राजेश जी से भी रिएक्शन ले लेंगे और आफ्ताब जमील साहब से भी ले लेंगे। झारखंड में एसआईआर अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एसआईआर को लेकर भारी संग्राम देखने को मिला है। क्या है एसआईआर की सियासत, रिपोर्ट में देखिए। ना वोट चोरी हो गया, वापस ला दोगे? वोट चोरी? सच कह रहे हैं, इस बार तो हमने सोच रखा था, इस बार इस निकम्मी सरकार को अपनी वोट की ताकत से बदल देंगे, लेकिन इन्होंने हमारा वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिया। हमारा ही नहीं, लाखों लोगों का भी काट दिया। अरे वोट तो हमारा भी चोरी हो गया। ऐसे हो रही है लाखों वोटों की चोरी। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। कहाँ बोल रही हो रिंकी, तुम्हारा भी वोट चोरी हो गया? वोटर अधिकार रैली में राहुल का कारवां जारी है। वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस बिहार में जबरदस्त नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन राहुल सुपौल पहुंचे तो हरी तालिका तीज और मिथिला के व्रत
चौरचन के दिन महिला वोटरों को साधने प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ यात्रा में शरीक हुई। वहीं बिहार के एसआईआर की गूंज अब झारखंड में सुनाई दे रही है। एसआईआर मैंने वो लोग शायद समझ भी नहीं रहे होंगे, खाली वो कंफ्यूजन पैदा करे। आजकल उनके नेता घूम रहे हैं ना पूरा बिहार में और बता रहे हैं, लेकिन कोई जनता उसका कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि उनके नेता जितने भी मुद्दे उठाए थे इन 11 वर्षों में सब मुद्दा पिट गया। ये भी उनका अंतिम हथियार है, ये भी बुरी तरह से पिटा जाएगा। इसको भी कोई जनता इनको साथ देने वाली नहीं है। वो तो बिहार चुनाव आ ही रहा है ना, उनको पता चल जाएगा जनता किसके साथ है। वो तारीफ करें स्वागत है, वो विरोध करें स्वागत है। सवाल इस बात का है कि नैसर्गिक न्याय की अवधारणा में जब तक किसी सक्षम न्यायालय से कोई दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको अपराधी नहीं अभियुक्त कहते हैं। अगर संविधान की इस मूल भावना को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अपने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से करना चाहती है तो हम इसका विरोध करते हैं और हम यह कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस हर व्यक्ति को निर्दोष साबित होने का मौका देता है और आप सक्षम न्यायालय से बगैर दोष सिद्ध किए हुए किसी को अगर सजा दे रहे हैं तो आप संविधान की मूल अवधारणा पर चोट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पूरे देश में एसआईआर का विरोध हो रहा है और एसआईआर का जो दुरुपयोग हुआ बिहार उसका उदाहरण है। 65 लाख वोटर को काटा गया, हमारे वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को। इसलिए यहाँ भी डर है, इस प्रदेश में भी कि एसआईआर के माध्यम से हमें जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिला है एक वोट का, कहीं उस वोट से हमें वंचित ना होना पड़े। वो चोरी के माध्यम से, हेरा फेरी के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए हम सब एसआईआर का विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर को वापस लेना होगा और हमारे मताधिकार से वंचित लोगों को मताधिकार देना होगा। बस यही हमारी मांग है। हम देश को, देश का नुकसान नहीं करने देंगे। जो ताकत लगा ले एनडीए जो ताकत लगा ले, बीजेपी जो ताकत लगा ले, यहाँ के लोगों का जो अधिकार है, देश के नागरिकों का जो अधिकार है, उन अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि एक एक वोट को सुरक्षित रूप से लोगों को ना दे दे। एसआईआर के विरोध हम लोग जो है यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि गरीबों का अधिकार केंद्र सरकार छीनना चाहता है, गरीबों का वोट चोरी करना चाहता है। हम लोग कदापि नहीं होने देंगे। हम लोगों का आंदोलन जारी है। जब तक गरीबों का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों का केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। आप याद करते होंगे जब हमारे पूर्व में वोटर लिस्ट बनता था तो गांव-गांव जाके, चाहे वो पारा शिक्षक हो, स्कूल के शिक्षक हो, लोगों से जाके पूरा डिटेल्स लेते थे और आसपास के पड़ोसियों से, घर से ये पूछा जाता था कि क्या ये व्यक्ति यहाँ निवास करता है, यहाँ के व्यक्ति है नहीं है। ये तमाम चीजों को पूछताछ करते हुए ये सूची बनाई जाती थी। अब बताइए, अब लोगों को ऐसा परेशान किया जा रहा है कि अगर आपको प्रमाणित करना है कि आप वोटर हैं कि नहीं, आपको स्वयं चल के आना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद दिखा के प्रमाणित करना होगा। एसआईआर के नाम पर जो हमारा संविधान ने हमारे लोकतंत्र में जनता को सरकार चुनने का अधिकार मिला है, उस अधिकार को ही छीनने का साजिश भाजपा रच रही है, जो लोकतंत्र का एक हत्या है। और यह छोटा मामला नहीं है, इस पर एफआईआर होना चाहिए, केस होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है। इसे देशद्रोह का श्रेणी में रखना चाहिए। लाख वोटर बताइए, आप छाड़ दीजिएगा? है हिम्मत छाड़ने का? आपको है ताकत? मजाक बना कर रख दिए क्या? वो तो पूरे देश जी सुनिए, किसी झारखंड में कभी सोचे भी नहीं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या समझ लिया है? बिहार समझ लिया क्या? आप बताइए, हमारे यहाँ गरीब है, बिहार झारखंड गरीब है हमारे बच्चे बाहर में काम करते हैं, बीजेपी के जो शासित राज्यों में काम करते हैं, हमारे बच्चे मजदूरी का काम करते हैं, और उसका अगर 5-6 महीना अगर गायब किया उससे वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा।
लोकसभा में क्यों नहीं किए आप? अब विधानसभा में एक साजिश के तहत उनको बिहार चाहिए, और बिहार तो मिलेगा नहीं क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जी आ गए हैं। झारखंड में जिस तरह सत्ता पक्ष के विधायकों ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, इससे प्रदेश में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नक्षत्र न्यूज के लिए रांची से यशवंत कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, विधानसभा में खूब हंगामा हुआ, एक दूसरे के ऊपर खूब रामबाण छोड़े गए। अब रामबाण का असर क्या होगा आने वाले दिनों में समझेंगे, लेकिन आफ्ताब जमील साहब, एक महत्वपूर्ण बात है कि झारखंड में देखा जाए, हेमंत सोरेन जी जो मुखिया हैं झारखंड के, लगातार कुछ न कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर नैरेटिव तो सेट करते ही रहते हैं, और वो कामयाब भी होते हैं, चाहे फिर 1,36,000 करोड़ का हो, चाहे फिर इसके अलावा कई और मुद्दों को लेकर कि देखिए हमारा झारखंड पिछड़ा राज्य है, सरकार ध्यान नहीं देता, फंड नहीं मिलता। यही कारण है कि प्रस्ताव पेश किया गया। आदिवासी समुदाय में एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए आपका नाम तो हटवाने की कोशिश कर रहे थे, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है, लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लड़िए, लेकिन कोई कायदा कानून से न लड़िएगा। तो लोगों को थोड़े मतलब है कायदा कानून कायदा कानून है ना देश में। आप लड़िए, आप घोषणा कर दीजिए। आपका माने प्रस्ताव लाने से क्या हो जाएगा यहाँ? अगर मान लीजिए कि दूध का दूध है, पानी का पानी करना है, तो भाई उसके लिए है ना व्यवस्था बना हुआ। ऐसा तो नहीं है कि आप जो बोल दीजिएगा हो जाएगा, आपकी सरकार है, आप जो चाहिए कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, आज बाबूलाल मरांडी जी ने जो कहा, उन्होंने तो सही कहा भाई जी, कि इस तरह के मामला अगर बनाए जा रहे हैं, ये तो एकदम घोर संकट में डालने का बात हो रहा है। आज अभी आपको एक बात, दीपक भाई अभी एक बात बता रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े थे कि एक घोषणा हुआ है, जानते हैं, ये यूनिवर्सिटी में कुलपति जो है, कुलपति जो बनाया जाएगा वो विश्वविद्यालय आयोग बनाएगा, यानी राज्य सरकार बनाएगी, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। बिल्कुल। और सुन लीजिए कि कुलपति के अधीन रहेंगे उच्च शिक्षा मंत्री, जो प्रति कुलपति बनेंगे यूनिवर्सिटियों में। ये अभी मैं बता रहा था आपको कि यही प्रैक्टिकल होता है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कहीं भी इस तरह का प्रैक्टिकल नहीं होता है। कितना हास्यास्पद मैंने समझिए निर्णय होगा ये कि एक कुलपति के अंडर में शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री रहेंगे, और वो मैंने समझिए कि प्रति कुलपति भी रहेंगे। तो इस तरह के मामलात अगर हैं तो देश का पूरी जनता को ये पता चल रहा है कि झारखंड में कुछ भी हो सकता है, और झारखंड को ये लोग किसी कीमत पर भी सही से चलाना नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना जानते हैं कि हमको देश झारखंड में खाली लूटना है। लूट की सरकार है, लूट सके तो लूट, किसी भी तरह में। आप देखिए ना भाई, किस क्षेत्र में, यहाँ अभी आज 1 साल लगभग होने जा रहा है सरकार को बने हुए। आप कौन सा ऐसा काम कर दिए हैं जो झारखंड की जनता आपसे कहे कि नहीं आपने बहुत अच्छा, जो हमने मैंडेट देने का काम किया था, उस मैंडेट को आपने निभाने का काम किया। आप एक भी काम ऐसा बता दीजिए, एक भी काम इस तरह का आप बता दीजिए। एक मैया योजना बना दिया आपने, और मैया योजना लाने के बाद टोटल योजना को आपने समाप्त कर दिया। एक भी योजना अभी नहीं चल रही है झारखंड में, और सरकार अपना चैन का नींद सो रहा है। कैसे चल रहा है सरकार, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हम भी आपके साथ में सामने में हैं। ये जो सरकार चलाने का जो प्रक्रिया है, ये लोग मिल करके किस प्रकार से चला रहे हैं, ये झारखंड की जनता एकदम त्राही माम है, और हर मामले में ये फेल है, इनसे चलने नहीं जा रहा है। ये अब झारखंड की जनता, अब ये दीपक भाई सोचने के लिए मजबूर हो गई है कि हमने जो मैंडेट देने का काम किया था, हमने जो इनको वोट दे करके बैठाने का काम किया, ये हम लोगों ने गलती किया है। चलिए ठीक है राजेश जी, गलती किया है झारखंड की जनता ने आपको मैंडेट देकर। ये बात तो जदयू के प्रवक्ता महोदय के जुबान से मैं सुन रहा हूँ। निश्चित तौर पे मुझे लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार जी को बैठाकर जनता सोच रही है कि कैसे मुख्यमंत्री को बैठा दिया, जो कभी क्या बयान देते, कभी क्या बयान देते, कभी कैसी हरकत करते हैं, कभी मंच पे आकर के किस प्रकार लोगों से, अधिकारियों से मिलते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हमारे राज्य में सबसे लोकप्रिय, पूरे भारत देश के आदिवासी नेता, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा चल रही थी,
चुनाव आयोग की चर्चा चल रही है एसआईआर पे। जिस प्रकार आपको याद होगा पिछले दिनों जब हमारी पिछली सरकार थी उसमें इन लोगों ने कैसे घुमा फिरा करके, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बबलू भैया, बबलू जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में, एक शब्द नहीं बोला। आप टीचर है, आप सुनने का ताकत रखिए, आप प्रोफेसर है, सुनने का ताकत रखिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला मैंने आपके बीच में बबलू जी, गलत बात है। कोई भी चैनल में डिबेट नहीं हो पाएगी अभी, सुनने की कैपेसिटी रखिए, अगर बोलते हैं तो सुनने की ताकत रखिए, बोलते हैं तो सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। ठीक है, आप टीचर है, सुनिए पहले बात को मेरी पूरी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए बोलिए। इन लोगों ने पूरा प्लानिंग किया था 65 पार, धराशायी हो गया। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों ने ईडी सीबीआई करके जेल भेजने का काम किया। कोर्ट ने क्या आदेश दिया कि इनको बरी किया जाता है। ठीक है, इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप क्या आपको जानकारी होगा, कोर्ट ने बरी किया माननीय मुख्यमंत्री जी को। इन लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया कि मुख्यमंत्री जी को जेल भेज देते हैं, किसी प्रकार यदा कदा झारखंड की सत्ता भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। जदयू तो यहां है ही नहीं झारखंड में, बिल्कुल। हाँ, तो यदा कदा सत्ता चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जदयू कैसे नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को जानकारी की कमी है, सत्ता चाहिए किसी प्रकार। जिस प्रकार राज्य अलग होने के बाद लूटने का अगर किसी ने झारखंड में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लगातार सत्ता में कौन रहा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। पैसा कौन भेजता था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। इवन मुख्यमंत्री के बेटे तक संलिप्त थे कोयला में, राज्य की जनता ने देखा। देखिए हम लोगों ने जो जो वादे किए वो सारे वादे हम लोगों ने पूरा किया। माननीय मुख्यमंत्री ने जो जो वादे किए हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम कोई जुमला देने वालों में से नहीं है दीपक। आप हम सिर्फ जो ये बोलते हैं वो हम बताइए कि करते जो हैं। चुनाव आयोग की तरफ से फैसला किया गया है, जो चुनाव आयोग पूरे देश भर में एसआईआर करवाने की तैयारी में है, दिक्कत कहां हो रहा है आपको? आप आपत्ति दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। दीपक साफ तौर पे मैं आपके चैनल में बता देता हूं, आप देते नहीं। मैं साफ तौर पे बता देता हूं आपके चैनल में, चुनाव आयोग पकड़ी गई। पकड़ी गई तो प्रमाण दीजिएगा ना सर। 65 लाख मतदाताओं का नाम काट करके वोट चोरी के मामले में पकड़ी गई। चुनाव आयोग खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करी है। भारतीय जनता पार्टी ये सीधे तौर पे जानती है कि बिहार में अगर सत्ता पलटेगा, बिहार में अगर हमारी सरकार आती है तो केंद्र से भी ये लोग गए। अच्छा। ये पॉलिटिक्स करने वाले, राजनीति करने वाले लोग समझते हैं कि इनकी तो सरकार खुद ही केंद्र में जो बैठी हुई है वो तो एक पार्टी की सरकार नहीं है, गठबंधन की सरकार है। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, ये चैनल पे डिबेट में मैं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बिहार से हटी, जदयू जिस दिन बिहार से हटी, उसके 2 से 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर केंद्र में सरकार हमारी बन जाएगी। आप देख लीजिएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये लोग साफ तौर पे जानते हैं। और इनके सारे अधिकारी और जो संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा हो रही है, संवैधानिक संस्थाओं में चुनाव आयोग भी आता है, सीबीआई भी आती है, ईडी भी आती है, ऐसे बहुत सारे, इवन यूपीएससी भी। बिल्कुल। तो आपने देखा पिछले दिनों यूपीएससी तक में उंगली उठा, यूपीएससी एग्जाम तक में उंगली उठा, जो कभी भारत देश में नहीं हुआ था। किसकी सत्ता में हो रहा? कौन है प्रधानमंत्री देश के? मोदी जी। अभी मैं सुन रहा था प्रवक्ता महोदय का कि एसआईआर, बांग्लादेशी घुसपैठी, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, 400 किलोमीटर ये लोग ले लिए। बंगाल में ममता दीदी के गुंडे लोग, ये लोग टीएमसी के गुंडे लोग इनको जाने नहीं दे रहे हैं। अरे भाई 56 इंच का सीना बोल के आए सरकार में मोदी जी। अमित शाह आंख दिखाया करते थे, आज लव लेटर भेज रहे 11 बार। देश की सुरक्षा का बात है, चाहे वो ममता बनर्जी रहे या राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो। जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है, अमित शाह की बनती है। दीपक, जवाबदेही आपकी और हमारी नहीं बनती है। जवाबदेही जो राज्य केंद्र में बैठा हुआ गृह मंत्री है उनकी बनती है। क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा मांगते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा जी का मैं पिछले दिनों बयान सुना था, 1 सेकंड लूंगा, चुनाव के समय में, कि असम खुद ही जूझ रहा है। अरे भाई आप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में आपकी सरकार है, असम जूझ रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग? 56 इंच का सीना कहां गया?
ठीक है केवल सर। झूठ बोलना, जुमला देना। ठीक है पैसा हमारा दे नहीं रहे हो 1,36,000 करोड़। ठीक है सर, मेरे तो जवाब दीजिए आप। मुझे नहीं लगता जवाब देने की जरूरत है, मैं फिर से उसी पे आता हूँ। इस तरह के बहुत सारे जुमले नहीं, उनका कहना है कि जिस राज्य सरकार जो नहीं लगता केंद्र में इसकी सरकार नहीं है, गृह मंत्री नहीं है अमित शाह जी। दीपक जी, अगर एक भी टेक्निकल पॉइंट होता ना जिस पे जवाब देने लायक होता तो मुझे खुशी होती कि डिबेट का स्तर एक बॉर्डर सुरक्षा लगता फिर बीच में मत बोले राजेश जी, अभी खुद ही ज्ञान दे रहे थे। बॉर्डर सुरक्षा जमील भाई की जिम्मेदारी है, अभी खुद ज्ञान दे रहे थे जमील भाई को। बॉर्डर सुरक्षा जेएमएम की जिम्मेदारी है, कांग्रेस की जिम्मेदारी है। चिल्वा लीजिए इनसे दीपक जी, उसके बाद ही मैं बोल दूंगा। चिल्वा लीजिए, दूसरे को ज्ञान देते हैं लेकिन फिर शुरू हो जाता है। बोला तो बॉर्डर सुरक्षा लगता अमित शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है राजेश जी, तो लिया कीजिए यार। एक सबसे पहले टेक्निकली गलत है, हेमंत सोरेन बरी नहीं हुए, बेल पर बाहर है। इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए, कम से हम डिबेट में आ रहे हैं तो। दूसरा, ये कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा है, इलेक्शन कमीशन पर उंगली उठा है। इलेक्शन कमिश्नर्स की जितनी फेहरिस्त, पहले इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जब रिटायर हुए उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान के वाइस चांसलर बनाए गए। बिल्कुल। दूसरे कल्याण सुंदरम जब रिटायर हुए तो उनको पद्म विभूषण दिया गया, लॉ कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। रामकृष्ण त्रिवेदी 7वें गवर्नर बनाए गए रिटायरमेंट के बाद गुजरात के। टीएन सेशन सबको पता है उन्होंने क्या रोल अदा किया था, और उसके बाद प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बने। उसके बाद गांधीनगर से चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर। एमएस गिल रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ज्वाइन किए, राज्यसभा गए, कैबिनेट मंत्री रहे। अरे मजाक मत करिए। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं को जिस प्रकार से इस्तेमाल किया है ना 60-70 सालों तक, ये कहते हैं कि ममता दीदी पे आप कुछ नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें हदें पता है। हम 356 का उपयोग इतने हल्के में नहीं करना चाहते हैं। आपने किया। देश में 100 बार 356 का प्रयोग करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। 1980 में जब ये केंद्र में जीत के आती है इंदिरा गांधी, तो क्या कहती हैं कि केंद्र में हम जीत के आए हैं तो राज्य सरकार जितने भी गैर कांग्रेसी है उनको अब हक नहीं है राज्य सरकार में रहने का, और 9 राज्य सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर देती है। इस महिला ने 60 बार 356 धारा का प्रयोग किया। तो इस प्रकार हमें सिखाइए मत। कोई भी एक संस्था उठा लीजिएगा, और मैं चैलेंज करता हूं अभी डिबेट पे, एक संस्था का नाम बोलिए और मैं उसके 5 दुरुपयोग आपको भी। अरे जुडिशियरी को नहीं छोड़ा आपने, जुडिशियरी को, चीफ जस्टिस को 3 को ओवरराइड करके चौथे को आपने बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने केशवानंदन भारती केस में सिंपली यह बोल दिया कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अपने आप को बचाने के लिए आपने संविधान संशोधन कर दिया। मैं सुन रहा था सुखदेव सोनू जी के बड़े धारा प्रवाह बोल रहे थे कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता है तो कोई अभियुक्त होता है, कन्विक्टेड नहीं होता है। तो ये सूर्या हंसदा पे लागू है कि नहीं? सूर्या हंसदा पे कैसे फिर अधिकारी आप लोग उसको अपराधी आप लोग बोल रहे हैं? और देखिए इनका विरोधाभास देखिए, एक तरफ 130 का विरोध है और दूसरी तरफ सूर्या हंसदा अपराधी था, उसको गोली मार दिया, बहुत अच्छा किया। एक तरफ कर्नाटक में 1 लाख फर्जी वोटर है और इन्हीं फर्जी वोटरों के सहारे बीजेपी जीत गई एक सीट, और 1 लाख वही फर्जी वोटर बिहार में कट रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो रही है। मतलब कोई बच्चा भी हंस दे 5वीं क्लास का, दीपक जी, इनके आर्गुमेंट्स पे हंसी आ रही है। हाँ, एक आफ्ताब जमील साहब कई सवाल उठा रहे थे राजेश जी, लेकिन जो पॉइंट है वही नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि आप हलफनामा नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट में आप जवाब नहीं देते, चुनाव आयोग के पास आपत्ति नहीं जताते, सड़कों पे विरोध करते हैं, सिर्फ नैरेटिव के अलावा तो कुछ है नहीं। नहीं, देखिए राजेश भाई हमारे छोटे भाई हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी जानकारी की कमी है, क्योंकि इनको समय नहीं मिलता है पढ़ने या देखने का। सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि क्या हुआ है, सवाल यहाँ पर यह है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है। आज झारखंड की जनता ने सदन में देखा है, इन लोगों ने जिस तरह से नंगा नाच करने का काम किया, इसको पूरी झारखंड की जनता बढ़िया से देख रही है। आप जो है प्रस्ताव ला करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप समझते हैं कि आप प्रस्ताव ले आएंगे तो यहां झारखंड के लोगों के अहित हो जाएगा? अहित नहीं होने दिया जाएगा। अभी बहुत कुछ अभी बाकी है। आप बोल रहे हैं कि संस्थाओं को कैसे चलाना चाहिए, आप गाइड कीजिएगा, आपका गाइडलाइन चलेगा। आप चाहिएगा कि आप कैसे इंटरप्रेट करिएगा उसको। नहीं तो आप सिखाइएगा सरकार चलाने, देखिए आप बताइएगा सरकार चलाने, आप सिखाइएगा सरकार चलाने, आप बताइएगा कैसे करना नहीं करना। ये जब बोल रहे थे आपकी बातों पे चलेगा। राजेश जी आप बताइए, समय की कमी है, आप सर 1 आध मिनट बचा हुआ। देखिए मेरा इतना ही मानना है कि जो भी संवैधानिक संस्था हैं वो अपनी काम अपने से करती हैं और उनको करने देना
देना ठीक है, राजेश जी, चाहिए। एक रिएक्शन देश आपसे तभी बस। बचेगा ठीक है, सर, अगर एक देश रिएक्शन। बचेगा तब संस्थाएं चलिए बचेंगी। ठीक है सन्नी जी, और एक संस्थाओं रिएक्शन को आपसे। बचाना है ठीक तो है, देश ठीक को बचाइए। एक रिएक्शन सर आपसे। देखिए दीपक, ये एसआईआर का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है भारत देश की नागरिकता का मुद्दा। ठीक है, ये दोनों प्रवक्ता महोदय यहाँ चर्चा कर रहे थे। एक तो जदयू के बोल रहे थे कि नागरिकता का मामला ही नहीं है। चलिए ठीक है। नागरिकता दिखाने के लिए एक तो मुझे आईडी चाहिए ना, भारत देश के रहने वाले हर एक शख्स को एक आईडी चाहिए ना, मतदाताओं को। मतदाता सूची में नाम ले ही नहीं रहे। देखिए इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या ना, इनको सत्ता चाहिए यदा कदा किसी भी प्रकार। और जब ये देख रहे बिहार में सर्वे हो गया, ये हटने वाले हैं, इनकी कुर्सी डोल रही है, तो इसलिए ये लोग इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। वाले तो आप खुश रहिए ना सर। वोटर चोरी ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वोटर चोरी के मामले में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं। वोटर चोरी बढ़ाएंगे। राजेश जी आप समय नहीं है सर। जमील साहब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जमील साहब फिर आप बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में बोल नहीं रहा था, फिर आप बोल रहे हैं। आप देखिएगा बिहार की धरती, ठीक है, मैं मानता हूं भारत देश में बिहार की धरती राजनीति तय करती है, सत्ता तय करती है। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में क्या होगा, और केंद्र सरकार भी चलिए विपक्ष को, चलिए ठीक है सर, विपक्ष को इतना तो पता है कि चलिए सत्ता में आ रहे हैं, तो विरोध क्यों कर रही है अलग बात है। ये लोग वोटर ठीक चोरी है, ठीक कर है रहे हैं। सर। सन्नी जी आप तीनों जुड़े इस डिबेट में और अपना सुझाव दिया, इसके लिए शुक्रिया आप तीनों का। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जब विपक्ष को पता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, फिर विपक्ष बिहार की धरती पर प्रदर्शन क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल।